गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी लेसन 3 जल संसाधन के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें पहले जो है आपको चैप्टर के विषय में बताया जाएगा, उसके बाद जो है प्रश्न करवाए जाएंगे। जल संसाधन पृथ्वी के धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर जो है 3/4 भाग जो है पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों, हिम नदी का अर्थ है बर्फ की नदियां और भूमिगत जल स्रोतों के रूप में विद्यमान है। यानी कि इन चीजों के अंदर जो है जल पाया जाता है। जल चक्र वह प्रक्रम जिसमें जल पर्यावरण में निरंतर गतिशील रहता है। तो जल चक्र का मतलब है वह प्रक्रम या क्रिया जिसमें जल पर्यावरण में निरंतर मिलता रहता है, यानी लगातार मिलता रहता है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण जल चक्र के 3 मुख्य अंग है। वाष्पीकरण यानी कि जो पृथ्वी पर जल है सूर्य की किरणों के माध्यम से जो है वायुमंडल के अंदर चला जाता है, फिर वह संघनित होता है और फिर बारिश के रूप में जो है पुनः जो है पृथ्वी पर आ जाता है। इस तरह से जो है ये जल चक्र जो है चलता रहता है। नवीकरणीय संसाधन, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसका प्रयोग करने के बाद इसकी पूर्ति जो है दोबारा से जल्दी हो जाती है। एक बार प्रयोग करने के बाद यह पुनः आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो जल का जो हम प्रयोग करते हैं, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद जो है ये हमें जल्दी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो इसे नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। भारत में जल की कमी, भारत विश्व की वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। तो संसार के जल का जो है भारत वर्षा के माध्यम से 4% हिस्सा प्राप्त करता है। 2020 तक भारत में जल की एक भारी कमी महसूस की जा सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले 2025 तक भारत के अंदर जो है जल की काफी कमी महसूस की जाएगी। जल दुर्लभता, जल की बढ़ती मांग के अनुपात में जल की पूर्ति न होना। तो जल दुर्लभता क्या है, यानी जितने जल की आवश्यकता है लोगों को उतना जल प्राप्त न होना जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। तो जल दुर्लभता का पहला कारण है कि जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है, सिंचाई में भी जो है जल की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रयोग किया जाता है। औद्योगिकरण के कारण जल पर दबाव और उद्योग धंधों के अंदर भी जो है जल एक अपरिहार्य, मतलब एक कंपल्सरी तत्व बन गया है, कंपल्सरी साधन बन गया है। नदियों और सरिताओं का प्रदूषित होना, नदियां हैं, तालाबें हैं जो लगातार प्रदूषित हो रही है, जिसकी वजह से जल दुर्लभता होती जा रही है। बहुउद्देश्य परियोजना, नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक स्थान पर संग्रहण करके एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजना को जो है बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना जैसे कि मान लीजिए बांध बना दिया जाता है, उसके जल को जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद जो है उसके जल से ही बिजली बनाई जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है सुंदर पार्क बनाए जा सकते हैं। इस तरह से जो है ये एक साथ जो है कई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, जिसे बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ, यानी कि इसके क्या लाभ हैं? बाढ़ नियंत्रण, जैसे पहले नदियों के अंदर जो है बाढ़ आ जाती थी, लेकिन बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा है, यानी कि बांध बना के जो है नहरें निकाल के जो है उसके अंदर उसका जो आपका जल को इकट्ठा किया जाता है, उस जल को जो छोड़ा जाता है और खेतों के अंदर जो इसकी सिंचाई की जा सकती है। विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है और सुंदर सुंदर पार्कों का निर्माण करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं की हानियां, तो इसकी हानियां क्या है? बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, यानी कि जो डैम बनाए जाते हैं काफी बड़े एरिया में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोगों को वहां से जो अपने घरों को छोड़कर जो है दूसरे क्षेत्रों में विस्थापन होना पड़ता है। कृषि और वन भूमि का जलमग्न होना, खेती से संबंधित भूमि जो है उस पानी के अंदर जो है जलमग्न हो जाती है।
नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। नदियां जो पहले प्राकृतिक रूप से बहती थी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से इनका जो प्राकृतिक बहाव है वो रुक जाता है। और जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाना। जो तेज गति से पानी बहता था पहले, वो जो है बांध बनाने से जो है उसके जल को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो है मछलियों का जो प्लावक भोजन होता है वो जो उसके अंदर नहीं जा सकता। भूकंप आने की संभावना, यानी कि इससे भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि जलीय क्षेत्रों के अंदर जो है भूकंप आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। वर्षा जल संग्रहण, हैंडपंप कुएं और तालाबों के माध्यम से छतों के वर्षा जल का संग्रहण करके पीने के काम में लाया जाता है। तो इस क्रिया को जो है वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ये जल जो है, जैसे कई क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश के पानी को जो है, मतलब छतों का जो बारिश का पानी है उसको जो है एक टांके के अंदर जो इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में उसका पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल, यह जल भूमि के धरातल के नीचे पाया जाता है। तो भूमिगत जल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। इस जल का प्रयोग हम कुओं और नलकूपों के द्वारा कर सकते हैं। तो इस जल का प्रयोग हम जो है कुओं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, यानी हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम आदि ये नदियां जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। और ये नदियां हमेशा सदा नीरा रहती है, यानी कि इनके अंदर हमेशा पानी रहता है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ये नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। और ये नदियां जो है बारिश के समय में ही जो है इनके अंदर जल रहता है, बाकी समय जो है ये सूख जाती है। जल संसाधनों के उपयोग, सिंचाई के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। उद्योग और कारखानों में जो है जल का प्रयोग किया जा सकता है। पीने के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है। बिजली बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है। जल परिवहन के रूप में, यानी कि परिवहन के रूप में भी जो है जल का प्रयोग किया जा सकता है। तो बेटा ये तो था आपका लेसन इंट्रोडक्शन। अब देखिए क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि ये जो है बार बार हमें प्राप्त हो सकता है। यह जल चक्र के माध्यम से हमेशा गतिमान रहता है। यानी जल चक्र के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको लेसन इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया था, यह जल चक्र के माध्यम से जो है मानव को हमेशा प्राप्त होता रहता है। धरातल पर विद्यमान जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि धरती के ऊपर जो जल है वो सूर्य की तेज गर्मी की वजह से वाष्पीकरण हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। और वाष्पीकरण के माध्यम से वो जो है वायुमंडल में चला जाएगा। वायुमंडल में जल संघनित होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है और वायुमंडल में ये जो है इकट्ठा हो जाएगा और फिर बारिश के रूप में जो है पुनः, यानी दोबारा से धरती पर आ जाता है। इसी प्रकार धरातल पर विद्यमान जल रिस कर भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह जो धरती पर जल है वो जो है भूमि के अंदर रिस के जो है भूमि के अंदर चला जाता है और उस भूमिगत जल को हम कुओं और नलकूपों के माध्यम से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जो बारिश का पानी है धरती पर गिरता है वो क्या होता है, भूमि के नीचे चला जाता है। रिस के भूमि के नीचे चला जाएगा। उस जल का प्रयोग हम ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से उस जल को जो है दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि इसकी हमारे को जो है जल्दी पुनः प्राप्ति हो जाती है। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य रीजन। जल दुर्लभता का अर्थ स्वच्छ जल की कमी, अर्थात जल की मांग के अनुसार जल की पूर्ति न होना। जल दुर्लभता का मतलब है कि जो साफ सुथरा पानी है उसकी कमी होना और जल की मांग के अनुसार, यानी कि जितनी जल की मांग है उसके अनुसार जल की पूर्ति न होना जल दुर्लभता कहलाता है। इसके कारण क्या है जल दुर्लभता के? जनसंख्या का अत्यधिक तेज गति से बढ़ना। तो जनसंख्या का तेज गति से बढ़ेगा तो जनसंख्या को पीने के लिए पानी चाहिएगा, ज्यादा पानी लगेगा। तो इस तरह से जो है जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना जल दुर्लभता का मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्न उत्पादन करना होगा, जिससे सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो उन्हें अनाज की भी आवश्यकता पड़ेगी और उस अनाज को जो खेतों के अंदर बोया जाएगा और उसके लिए जो है जल की आवश्यकता होगी। इस तरह से जो है जल दुर्लभता का कारण ये भी है।
वर्षा की मात्रा में अत्यधिक कमी आना। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है बारिश बहुत ही कम मात्रा के अंदर होती है, तो जल दुर्लभता का एक कारण वर्षा की मात्रा में कमी का होना भी है। भूमि जल स्तर का नीचे गिर जाना, यानी कि आज जो है बारिश न होने की वजह से भूमिगत जल स्तर का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसका स्तर जो है बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इस वजह से भी जो है जल दुर्लभता होती जा रही है। तो ये जल दुर्लभता के प्रमुख कारण थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। यानी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके क्या लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि एक साथ बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। इसके लाभ देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ है। बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय के अंदर नदियों के अंदर बाढ़ आ जाती थी, लेकिन जो है इस बहुउद्देशीय परियोजना यानी नदियों के ऊपर बांध बनाने से जो है बाढ़ों के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। नदियों के ऊपर बांध बनाने से बिजली बनाई जा सकती है। मछली पालन किया जा सकता है। जो है नदियों पर बांध बनाने से जो है मछली पालन का काम भी किया जा सकता है। पर्यटन और नौका चालान को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि सुंदर बाग बगीचे बनाए जा सकते हैं जहां पर जो है पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो है नौका चालान को यानी कि नाव चलाई जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सामान को भेजा जा सकता है। हानियां क्या है। भारी संख्या में लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। जब नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है तो आसपास के इलाकों के अंदर जो है लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। जलाशयों में वहां मौजूद वनस्पतियां और मिट्टियां जलमग्न हो जाती है। तो जो बांध बनाया जाता है उसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, वे सारे के सारे जो है जल के अंदर जलमग्न हो जाती हैं। नदियों पर बांध बनाने उसका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, और इस वजह से जो है नदियों का जो प्राकृतिक बहाव, जो प्राकृतिक रूप से नदियां बहती थी, वो बहाव जो है मतलब रुक जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है पानी जो है कम मात्रा में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव हैं उनके लिए जो है तेज गति से पानी आता था, वो जो है इन जलीय जीवों के लिए भोजन यानी प्लावक जो है साथ बहा कर ले आता था। लेकिन कम मात्रा में आने से जो है ये जो जलीय जीवों का भोजन है प्लावक, उसको जो है नहीं ले आ सकता। इसकी वजह से जो है इनके भोजन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टांका अथवा टैंक होते हैं। यानी कि ये जो है शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहां पर जो है वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए जो है मतलब छतों के पानी को जो इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका बनाए जाते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इस टांके का आकार जो है काफी बड़ा होता है, कमरे के आकार जितना हो सकता है। फलोदी के एक घर में 6.1 मीटर गहरा, यानी फलोदी का एक टैंक की व्याख्या की गई है, 6.1 मीटर गहरा है, 4.27 मीटर लंबा है और 2.44 मीटर चौड़ा टांका है। यानी कि इतना लंबा चौड़ा ये जो है टांका का आकार है। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है। तो टांका जो है यहाँ पर एक विकसित वर्षा जल संग्रहण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ढांचा है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। इस टांके को जो है या तो आंगन के अंदर बनाया जाता है या जो है मुख्य घर के अंदर बनाया जाता है। वे घरों की डलवा छतों से पाइप द्वारा भूमिगत टांके तक पहुंचा जाता है। तो जो घर की छत होती है उसके माध्यम से जो पाइप लगाए दिए जाते हैं और जल को जो है टांके तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है और इस टांके के अंदर जो है जल को इकट्ठा किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने के लिए किया जाता है। बारिश का जो पहला जल होता है उससे जो है पाइप साफ किए जाते हैं, टांका साफ किया जाता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। तो इस जल को जो है इकट्ठा नहीं किया जाता, पहली बारिश वाले जल को। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। उसके बाद जो भी बारिश होती है उसको जो है पाइप के माध्यम से टांके के अंदर जो संग्रहित कर लिया जाता है। टांका में वर्षा का जल अगले वर्षा ऋतु आने तक सुरक्षित किया जाता है। यानी कि टांके के अंदर इतना पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, जब भी बारिश होती है कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि आने वाली बारिश तक जो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यह इसे जल की कमी
वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बन जाता है। यानी कि जो जल इकट्ठा किया जाता है वो जो है पीने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा जल को पालर पानी भी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर बारिश के पानी को जो है पालर पानी का नाम भी दिया जाता है, यानी इसे पालर पानी का नाम भी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ घरों में तो टाके के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। कुछ घरों के अंदर जो टाका है उसके साथ में जो है कमरे बनाए जाते हैं, रहने के लिए कमरे बना दिए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है। क्योंकि जो टाका होता है, पास वाला जो कमरा लगता है, उसको जो है ठंडा रखने का कार्य भी करता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है और लोगों को उसके यानी टाके के पास वाले कमरे में रहने से जो है गर्मी से राहत मिलती रहती है। तो बच्चों, आज आपको जो है लेसन इंट्रोडक्शन समझा दिया है, 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। इनको जो आपने अच्छी तरह से याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।